सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। क्लास 11th में हमारा सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर हमें ये समझना है कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट एटॉमिक मॉडल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। सो लेट अस बिगिन विद थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने हमें बताया था कि जो एटम है उसका शेप स्फेरिकल होता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज स्फेरिकल, एटम इज spherical in shape, having radius 10 to the power minus 10 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज स्फेरिकल इन शेप, जिसका कि रेडियस कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अब ये 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर का जो स्फेयर है, ये पूरा का पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है अकॉर्डिंग टू थॉमसन। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन दिस होल स्फेयर is consisting of positive charge. The sphere is positively charged, in which negative charged particles are embedded uniformly। तो थॉमसन ने हमें बताया कि ये जो एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज एक स्फीयर है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नेगेटिव चार्ज का नेम आज हमें पता है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस समय ये पता नहीं था। उन्होंने ये बस ये बोला कि नेगेटिवली चार्ज ये जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस स्फीयर, और ये पूरा का पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट पॉइंट, थॉमसन ने हमें बताया कि ये जो एटम का स्ट्रक्चर है इट इज लाइक अ प्लम पुडिंग। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। आप इसको एक तरबूज से समझ सकते हो। तरबूज जो पूरा का पूरा हमारा तरबूज है वो एक एटम का स्फीयर है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो बीज है वो नेगेटिव चार्ज का रोल प्ले करते हैं। उसमें जैसे बीज होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ भी नेगेटिवली चार्ज है जो कि पूरे स्फीयर में एम्बेडेड है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज स्टेशनरी। नेक्स्ट हमें थॉमसन ने बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेशनरी है, यानी कि कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है। या फिर ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया तरबूज के बीज रुके हुए होते हैं ना, कोई मूवमेंट वो उसके अंदर में शो नहीं करता है ना। कभी आपने देखा कि तरबूज के जो बीज है वो अंदर में उसमें कोई मूवमेंट हो रही हो, वो तो एक ही जगह स्टेशनरी है। तो यहाँ भी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू थॉमसन वो क्या है, स्टेशनरी है, वो रुके हुए हैं, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट whole एटम। चलिए अब ये एक और पॉइंट है जो कि थॉमसन ने बताया। थॉमसन ने हमें ये बताया
कि ये जो मास है, एटम का जितना भी मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन का मास ज्यादा होगा, इधर की डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर डेंसिटी कम होगी। एटम का जो भी मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी लिमिटेशन क्या है? मेजर लिमिटेशन इसकी ये है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले थे उन ऑब्जर्वेशन को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो वी विल राइट कैन नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज स्फेरिकल इन शेप एंड स्फीयर इज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड, है ना। थॉमसन के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो एटम है वो स्फीयर इन शेप है, और उस पूरे जो स्फीयर है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और उस स्फीयर के अंदर में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि कोई भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं, वो स्टेशनरी है ना। और इसके जो मेजर पोस्टुलेट्स हैं वो आपको याद कर लेने हैं। एटम का जो साइज है अकॉर्डिंग टू थॉमसन वो है 10⁻⁻10 मीटर। चलिए, अब आपको ये भी याद रखना है कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। तो हेडिंग डालते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो कैसा है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। यहां पर मैंने सबसे पहले लिया है हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। ये हीलियम का एक आइसोटोप है, हीलियम 2 पॉजिटिव। ये अल्फा रेज इमिट करता है, अल्फा रेज। ये जो हीलियम है ये अल्फा रेज इमिट कर रहा है। इस अल्फा रेज को हम लोग पास करेंगे एक लेड प्लेट से। अब ये अल्फा रेज सीधे स्ट्राइक करेंगी गोल्ड की फॉइल पे। एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल है हमारे पास, इसकी जो थिकनेस है वो है 100 नैनोमीटर। अब इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन है हमने लिया हुआ। तो दिस इज सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन। कोटेड विद जिंक सल्फाइड, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। अब ये जो अल्फा रेज हैं वो लेड प्लेट से होते हुए सीधे स्ट्राइक करेंगे किस पे? गोल्ड फॉइल पे। मैंने बताया ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करने के बाद जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज हैं वो स्ट्रेट पास आउट हो जाते हैं, और जो कुछ हैं वो डेविएशन शो करते हैं स्मॉल एंगल का, और बहुत ही कम ऐसे रेज होते हैं जो लार्ज डेविएशन शो करते हैं, और बहुत ही ज्यादा कम रेयर ऐसे होते हैं अबाउट 1 in 20,000 जो कि अपना उसी पाथ से रिट्रेस करके वापस आते हैं। मैं आपको इसको एक और डायग्राम से समझाऊंगा। कुछ जो रेज होते हैं वो स्ट्रेट पास हो रहे हैं, कुछ रेज वो डेविएशन शो करते हैं, और बहुत कम रेज होते हैं जो कि उसी डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं। एक नया डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने गोल्ड के एटम्स बनाए हैं। ये अल्फा रेज के बीम है।
these are gold atoms. ये जितने भी मैंने बनाए हैं ये सब बीम है अल्फा रेज के। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट ऑफ द रेज हैं वो स्ट्रेट पास हो जाते हैं, बिना किसी डेविएशन के वो पास हो जाते हैं। बिना किसी डेविएशन के ये स्ट्रेट पास हो जाते हैं। और जो बहुत ही कम ऐसे रेज होते हैं जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, बहुत कम ऐसे रेज होते हैं जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, और उससे भी कम ऐसे रेज होते हैं जो कि लार्ज एंगल से डेविएशन शो करते हैं। राइट, लार्ज एंगल जैसे ये हो गया लार्ज एंगल, ये लार्ज एंगल हो गया। राइट, और बहुत ही रेयर ऐसे रेज होते हैं जो कि अपने ओरिजिनल पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल पाथ को वो रिट्रेस करते हैं। जैसे कि ये रे है, ये अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस कर रहा है। रिफ्लेक्शन इसमें भी हो रहा है, डेविएशन इसमें भी हो रहा है, 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है इसमें। राइट, इसमें जो डेविएशन हो रहा है वो हो रहा है 180 डिग्री का। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वो ये है कि रदरफोर्ड ने हीलियम आयन लिया हुआ है, हीलियम 2 पॉजिटिव, हीलियम का एक आइसोटॉप लिया है, और वो अल्फा रेज को इमिट करता है जो कि लेड प्लेट से पास होते हुए, इसका नाम लेड प्लेट है, लेड प्लेट से पास होते हुए वो सीधे स्ट्राइक करता है गोल्ड के फॉइल पे। गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो आपको याद रखनी है, दैट इज 100 नैनोमीटर। ये बहुत पतली होती है, और यहाँ पे जो रेज हैं वो स्ट्राइक करने के बाद, इससे स्ट्राइक करने के बाद डेविएशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कहाँ पे, ये जो फ्लोरेस्केंट सर्कुलर फ्लोरेस्केंट स्क्रीन है, इसका ये यूज है कि ये जो रेज है जहां पे स्ट्राइक करेगा वहां पे इसमें एक लाइट की स्पॉट दिखाई देती है ना। इसको एक नए डायग्राम से हम लोगों ने समझा। यहाँ पे ये जो मैंने एटम्स बनाए हैं ये गोल्ड के एटम्स हैं। ये अल्फा रेज के जो बीम है वो यहाँ पे गोल्ड की एटम से स्ट्राइक करने के बाद जो मोस्ट ऑफ द रेज है वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जा रहा है। बहुत कम ऐसे रेज होते हैं जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, और उससे भी कम ऐसे रेज होते हैं जो कि लार्जर एंगल से डेविएट करते हैं। और रेयर ऐसे रेज होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि ये रे है जो कि अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हम लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, और उस ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कंक्लूजन बनाया। वो क्या है अब डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि मोस्ट ऑफ द रेज passed without deviation, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला, ये ऑब्जर्वेशन मिला कि जो ज्यादातर रेज हैं वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो रही हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, few alpha particles were deflected with small angle, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स shows deviation of larger angle,
है ना। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि ज्यादा एंगल का डेविएशन शो करते हैं। एंड रेयर अल्फा पार्टिकल्स about 1 in 20,000 particles reflect and retraces its original path। बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अबाउट 1 in 20,000 मैंने आपको बताया, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं और अपने ओरिजिनल पाथ को वो रिट्रेस करते हैं, यानी कि जिस पाथ से वो गए थे 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन शो करके वो उसी पाथ से वापस आ जाते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इन ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन बनता है, जिन कंक्लूजन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मोस्ट ऑफ द रेज रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी डेविएशन। अब अगर बिना किसी डेविएशन के रेज पास आउट हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है। तो लार्ज एम्प्टी स्पेस present in atom। सबसे पहला कंक्लूजन हमें ये मिला कि जो एटम है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है। नेक्स्ट कंक्लूजन, प्रोटॉन्स आर concentrated in a small space called न्यूक्लियस। अब रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो प्रोटॉन है वो कंसंट्रेटेड होते हैं कि स्मॉल स्पेस में, बहुत छोटे से जगह में, उस बहुत छोटे से जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस is very high due to small size and larger mass। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन्स बहुत छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है जिसको कि न्यूक्लियस कह रहे हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कम है और उसके अंदर मास ज्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी न्यूक्लियस की काफी ज्यादा होती है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड के द्वारा जो किया गया था, इसके ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे और उन ऑब्जर्वेशन से हमने कुछ कंक्लूजन निकाला है। वो कंक्लूजन ये है, आपको ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स ये दोनों ही याद होनी चाहिए। अब रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं, उन पोस्टुलेट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। So heading डालिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी न्यूक्लियस के अंदर में कंसंट्रेटेड है। और तो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसी एक्सपेरिमेंट से जो न्यूक्लियस है उसकी डिस्कवरी हुई थी। अब यहाँ पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो मेन पॉइंट्स है, जो मेजर पॉइंट्स है, वो हमें लिखना है और वो समझना भी है। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से पॉइंट है।
सबसे पहला पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड डिवाइडेड एटम इनटू टू पार्ट्स, है ना। रदरफोर्ड ने एटम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट था वो रीजन जो कि न्यूक्लियस के बाहर का है। तो रदरफोर्ड डिवाइडेड एटम इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज is assumed be present in a small region जिसको कि हम लोगों ने कहा न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो इंटायर मास है वो पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है बहुत छोटे से रीजन में, जिसका नाम हम लोगों ने न्यूक्लियस बोला हुआ है, जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उस छोटे से न्यूक्लियस में एटम का पूरा मास कंसंट्रेटेड है और एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स together nucleons present in nucleus। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, they are revolving in extranuclear region surrounding nucleus। तो न्यूक्लियस के बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी नहीं है। थॉमसन मॉडल में हमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। एक्चुअली हमें यह बताया गया था कि पूरे स्फीयर में जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इम्बेडेड होते हैं, यानी कि वो धंसे हुए होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, volume of nucleus is negligible as compared to volume of atom। यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस उसके अंदर बहुत ही छोटा है। एटम का साइज बहुत बड़ा हुआ और न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा हुआ, यानी कि एटम का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत कम है। इनफैक्ट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल है। अगर हम लोग एटम के न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। क्योंकि जो रेडियस ऑफ एटम है वो अभी मैंने आपको बताया था 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है दैट इज अबाउट 10⁻15 मीटर।
तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि रेडियस न्यूक्लियस का बहुत ही छोटा है और जो एटम है, एटम का रेडियस काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। अब देखो है तो ये दोनों ही छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, लगभग ये 1 लाख टाइम्स ज्यादा छोटा है एटम से। अब ये तो हो गए पोस्टुलेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में बताया। अब ये जो मॉडल है रदरफोर्ड के द्वारा जो बताया गया है, इसके कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस, अब देखिए सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है, मेजर लिमिटेशन है कि ये भी है कि ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, दिस एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम शुड बी unstable according to principle of electrodynamics. ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है मैं अभी आपको एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक में ये बताया गया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी पाथ पे, तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करता है, कुछ एनर्जी वो इमिट करता है, और अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो उसका जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो एटम क्या हुआ, अनस्टेबल। लेकिन एक्चुअली में एटम्स आर स्टेबल, एटम्स तो स्टेबल होते हैं ना। तो एटम शुड बी अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, हम लोगों ने समझा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने समझा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लीव कर दे, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।